चलिए आज है आपको लोगों का अम्ल भस्म लवण का सेकेंड क्लास है। पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में हम आप लोगों को अम्ल की परिभाषा बताए थे, अम्ल का टाइप्स पढ़ाए थे और कौन से पदार्थ में अम्ल पाया जाता है वो बताए थे। और आज है टॉपिक भस्म या क्षार, बेस। तो भस्म किसे कहते हैं, तो भस्म के पहले परिभाषा जानेंगे। तो जिस प्रकार अम्ल की परिभाषा होती है आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा होती है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है ना। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा होती है कि क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, OH आयन प्रदान करता है। समझे, ये पहला परिभाषा। और दूसरा परिभाषा ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत। ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें एक जोड़ी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। और अम्ल क्या होती है? अम्ल वह पदार्थ है जिसमें एक जोड़ी प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता होती है। याद देखिए, यानी ये क्षार जो होता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षार है। समझे? हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। ये सब क्या है? क्षार है। समझे? तो अम्ल की तरह क्षार भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सांद्र अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार किसको कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? यानी सब तो क्षार है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तब प्रबल क्षार हम उसे कहेंगे वैसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। समझे? और यह प्रबल होते हैं, जैसे कि ये प्रबल क्षार जो होते हैं यह घातक होते हैं, हमारे हाथ पर पड़ने से वह कट सकते हैं, ठीक ना। जैसे कास्टिक सोडा NaOH हाथ को काट देता है, इसीलिए इसको कास्टिक सोडा, ये प्रबल क्षार होता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी जो है प्रबल होता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भी प्रबल होता है। चूने की पानी उसमें हाथ रखने पर हाथ कट जाती है ना। तो ये सब प्रबल क्षार के अंतर्गत आता है। आइए समझ में। चलिए, दुर्बल क्षार क्या था? वैसे क्षार जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, यानी ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और ये अंशतः, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है दुर्बल क्षार है, जल में अंशतः आयनित होते हैं। आई बात समझ में? प्रबल क्षार समझ गए, दुर्बल क्षार समझ गए। अब हम आप लोग को बताते हैं कि सांद्र अम्ल, तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र क्षार क्या होता है, तनु क्षार क्या होता है। चलिए, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल जानने से पहले हम क्षार की नेचर जान लेते हैं। नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ बेस, क्षार की प्रकृति, क्षार की प्रकृति। जिस प्रकार अम्ल की प्रकृति, अम्ल हम क्या बताए थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये स्वाद में क्या होंगे? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे, मुंह में रखोगे एकदम कड़वा लगेगा, कड़वे होते हैं। चूने का पानी मुंह में रख सकते हो, देख सकते हो, एकदम कड़वा होता है। दूसरा इसका लक्षण है, दूसरा प्रकृति है कि क्षार जो होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है
क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है? नीला कर देता है। नहीं। तीसरा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है, समझे? चलिए अगला है, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्षार धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। कुछ अपवाद हैं, जो कुछ क्षार जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वो अपवाद है, जो रेयर केस है वो। अगला है जिंक, है जिंक हाइड्रोक्साइड। चलिए अब अगला है कि क्षार, ये तो लिखा दिए, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार को उदासीन करता है और क्षार जो है वह अम्ल को उदासीन कर देता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, यह HCl ये अम्ल है, इसको उदासीन कर देगा। ये अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल को ये उदासीन कर देगा, ये बना लेगा MgCl2 प्लस H2O। समझे? तो ये जो था क्षार के प्रकृति था, नेचर था। चलिए अब आप लोगों का अगला टॉपिक है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र, सांद्र इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रेट, और तनु, तनु इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्वस, एक्वस। कहीं भी इसको शॉर्ट में CON लिखते हैं और इसको ACQ लिखते हैं, ACQ लिखते हैं या AQ भी लिखते हैं। तो चलिए पहले हम जाने कि सांद्र है क्या, तब ना सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। अब दूध देखें, अब गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, एक बर्तन में ले लीजिए, ठीक ना। इस बर्तन का नाम A है और एक बर्तन लीजिए दूसरा, इस बर्तन का नाम B है। दोनों में 1-1 लीटर जो है भैंस का दूध है, 1-1 लीटर है, समझे? दोनों में क्या है? 1-1 लीटर भैंस का दूध है। अब क्या करेंगे, बर्तन A को गर्म करके इसको बना दिए 500 ml, गर्म किए हैं तो और दूध उड़ गया, जर गया, और ये हो गया आधे लीटर हो गया। अब या किए दूसरा बर्तन B में क्या किए, 1 लीटर और ऊपर से पानी क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं, समझे? अब ये जो है 1 लीटर पानी डाल दिए, अब ये टोटल हो गया 2 लीटर, समझे? आई बात समझ में? तो ये हो गया गाढ़ा, क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। और ये हो गया फिक्का, क्या हो गया? फिक्का हो गया। तो इसको कहेंगे सांद्र। आई बात समझ में? और इसको कहेंगे तनु। सांद्र तनु समझ गए? तो तनु अम्ल भी समझ गए होंगे। अम्ल में पानी मिला देंगे तो तनु हो गया, समझे? अम्ल को थोड़ा सा उसमें से पानी और हटा देंगे गर्म करके, तो सांद्र हो गया। आई बात समझ में? तो एक और बात, तो अम्ल को तनु बनाने के लिए, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में कभी भी पानी नहीं डालते, अम्ल में कभी भी पानी नहीं डालते हैं, पानी में अम्ल को डालते हैं। वो भी क्या करते हैं, पानी में अम्ल को डालते हैं। वो भी इसमें क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। और ऊपर से जो है, ऊपर से जो है अम्ल को, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है, इसमें पानी है, इसके दीवार की सहायता से पानी में अम्ल मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अम्ल में पानी इसीलिए नहीं मिलाते हैं क्योंकि अम्ल का कोई छींटा अगर हमारे चेहरा पर पड़ जाए तो चेहरा जल सकता, इसीलिए पानी में हमेशा अम्ल को मिलाते हैं, न कि अम्ल में पानी को मिलाते हैं। समझ में आ गई बात? तनु अम्ल समझ गए, सांद्र अम्ल समझ गए। एक और बात, अब कहोगे कि सर अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र में कौन पावरफुल होगा?
कि अब बताइए कि हम दूध लिए थे यहाँ पर 1 लीटर को गर्म करके आधा लीटर बना दिए, 1 लीटर में पानी मिला के और 2 लीटर बना दिए, तो कौन ज्यादा ताकतवर दूध होगा रे? ये बर्तन ये वाला ना। तो इसीलिए सांद्र अम्ल जो होता है से अधिक पावरफुल होता है, तनु अम्ल थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। आई बात समझ में? सांद्र और तनु समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप लोगों को अम्ल क्षार जानने के बाद अब आप लोगों को हम लवण की ओर चलते हैं कि लवण क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण। आज ये क्लास का दूसरा क्लास है। तो अब हम लोग जानेंगे कि साल्ट क्या है, SALT साल्ट, इसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो लवण अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल अम्ल क्षार को मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? लवण। और जल भी बनता है लवण के साथ साथ। क्या बनता है? जल भी बनता है। ये हुआ एसिड, एसिड बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। समझे? जैसे कि एक अम्ल लीजिए, एक अपना मन से कोई अम्ल का नाम बोलिए आप लोग। HCl हुआ ना एक अम्ल, एक बेस बोलिए NaOH, ये अम्ल हुआ, ये क्षार हुआ, ये बनेगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2, ये क्या बन गया? लवण बन गया, उदासीन लवण बन गया। आई बात समझ में? तो लवण भी जो है वह कई प्रकार के होते हैं। अभी मैट्रिकुलेशन में है तो मैट्रिकुलेशन में लवण 3 ही प्रकार के पढ़ना है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। ग्रेजुएशन यदि मैट्रिक के बाद आप आगे जाइएगा, इंटर में जाइएगा तो आप लोग को लवण के टाइप से पढ़ना है। अम्ल क्षार लवण के अलावा अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण के अलावा मिश्र लवण, जटिल लवण, द्विक लवण, ये करीब 5-6 प्रकार के लवण पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग को 3 प्रकार के लवण पढ़ाएंगे। तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले है एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण, दूसरा है बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण, और तीसरा है न्यूट्रल साल्ट, उदासीन लवण। तो ये बनता कैसे है? तो अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है, वो तो हम जान रहे हैं। अब 1 मिनट में हम बता रहे हैं कि ये अम्लीय लवण कब बनेगा, क्षारीय लवण कब बनेगा, उदासीन लवण कब बनेगा। यहाँ देखिए, हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये हुआ क्षार और ये हो गया अम्ल। तो ये अम्ल और ये क्षार, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? लवण बनता है। तो लवण अभी कितने प्रकार के हम बता रहे हैं, यहाँ पर देख दीजिए। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तो ये उदासीन लवण बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। आई बात समझ में? देखिए, जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ये मिलेगा तो यह भी उदासीन लवण बनेगा। आई बात समझ में? जब दोनों प्रबल हो, अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हो या दोनों ही दुर्बल हो, तो उस अवस्था में बनने वाला लवण क्या होगा? उदासीन होगा। आई बात समझ में? चलिए, दूसरा है कि यदि अम्ल प्रबल हो, अम्ल जो है सो वो क्या है? प्रबल हो, क्षार क्या हो? दुर्बल हो। अम्ल क्या है? प्रबल है, शक्तिशाली है, क्षार क्या है? दुर्बल है। तो वैसा जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? किसकी मात्रा अधिक है? कौन शक्तिशाली? अम्ल ना। तो वही बनेगा से अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा? अम्लीय लवण। दुर्बल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, सॉरी, दुर्बल क्षार, तब यह जैसे क्या बन जाएगा? अम्लीय लवण बन जाएगा। एक और बात, यदि क्षार प्रबल हो, अम्ल दुर्बल हो, समझे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्षार प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो, तो यहाँ पर बनने वाला लवण क्या होगा? क्षारीय लवण। आई बात समझ में? अब क्षारीय लवण बन गया, अम्लीय लवण बन गया। कब बनता है सब समझ गए? उदासीन लवण बन गया। तो अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे।
कि प्रबल अम्लीय लवण को हम कैसे पहचानेंगे, क्षारीय लवण को कैसे पहचानेंगे, उदासीन लवण को कैसे पहचानेंगे। नहीं तो चलिए अब हम अम्लीय लवण लिख करके डैश दीजिए। पहले क्या जानेंगे, प्रबल सॉरी अम्लीय लवण ना, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, वैसे लवण जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य रूप से विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षार है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये बन जाएगा NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ पर देखिए इसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य रूप से मौजूद है ना, तो इसका नाम है सोडियम बाई सल्फेट ना। यह जो है एक क्या है, अम्लीय लवण का उदाहरण, अम्लीय लवण का उदाहरण है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य रूप से विद्यमान हो उसको क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। अब लिखिए क्षारीय लवण। दूसरा क्या है, क्षारीय लवण। नहीं तो क्षारीय लवण, क्षार किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो जलीय विलयन में देता है। तो इसकी परिभाषा होगी वैसे लवण जिसमें हाइड्रोक्साइड मूलक प्रतिस्थाप्य रूप से मौजूद होता है उसे क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे हम आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहे हैं, PbOH का हॉल 2 अब प्लस HNO3, इसका नाम है फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। ये जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है PbOH NO3 प्लस H2O। इसका नाम है क्षारीय लेड नाइट्रेट, इसका नाम है क्षारीय लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट। यह जो है क्या है, क्षारीय लवण का उदाहरण है, क्षारीय लवण। चलिए इसको उतारिए ना। चलिए अब है तीसरा उदासीन लवण। उदासीन लवण की परिभाषा होती है ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड प्रतिस्थाप्य रूप से विद्यमान नहीं होता है उसे उदासीन लवण कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिए NaOH प्लस HCl, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये बन गया NaCl प्लस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड है नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पर H2SO4 प्लस KOH ये बन गया K2SO4 प्लस H2O। समझे। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड प्रतिस्थाप्य रूप से है नहीं ना, तो ये हो गया उदासीन लवण, ये हो गया उदासीन लवण। आई बात समझ में। और उदाहरण है जैसे MgOH का हॉल 2 इसको HCl से अभिक्रिया कराएं MgCl2 प्लस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड है तो ये सब हो गया उदासीन लवण। आई बात समझ में। जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य रूप से हो उसको कहेंगे अम्लीय लवण, जिसमें हाइड्रोक्साइड प्रतिस्थाप्य रूप से हो उसको कहेंगे क्षारीय लवण, और जिसमें न हाइड्रोजन हो न हाइड्रोक्साइड हो उसको कहेंगे उदासीन लवण। लवण के प्रकार खत्म। चलिए अब हम जानेंगे नेचर ऑफ साल्ट। नेचर ऑफ साल्ट, लवण के प्रकृति। तो पहला गुण है लवण का स्वाद सामान्यतः नमकीन होता है। अम्ल का स्वाद सामान्यतः खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा और लवण का नमकीन। इसका स्वाद सामान्यतः क्या होता है, नमकीन होता है, कुछ मीठा भी होता है।
दूसरा है, इस पर लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे? इस पर लिटमस पत्र का प्रभाव, लिटमस पत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे? नंबर तीसरा, इसका पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है लवण का पीएच मान। एक और बात, जो लवण अम्लीय है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, तो एक पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। और क्षारीय लवण अगर है, क्षारीय लवण, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। समझे? और उदासीन लवण जो होगा, उदासीन लवण, उसका नेट पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। आई बात समझ में? लवण भी जो है, लवण भी जो है धातु अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके उसका प्रतिस्थापन हो सकता है, वो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। चलिए आज का इतना ही रहने देते हैं। अगला दिन हम पढ़ाएंगे, अगला तीसरा घंटी में लवण के महत्व, इम्पोर्टेंस, और वह कुछ प्रमुख लवण और उपयोगी लवण।